अगर देखा जाए तो पॉलीमराइजेशन पिछले लेक्चर में ख़त्म हो चुका है, लेकिन क्या है कि मैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक जो पढ़ा रहा था मटेरियल, थर्मोप्लास्टिक मटेरियल, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मटेरियल, तो उसमें क्या एडिशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस ये बार बार आ रहा था। तो इसी को डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं कि एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है, और एक दो क्वेश्चन करेंगे पॉलीमराइजेशन से और सिरेमिक्स से बस। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, एक सिरेमिक्स का क्वेश्चन है और तो देखते हैं। तो पहला सिरेमिक्स का क्वेश्चन है ये, कंसीडर द फॉलोइंग एजम्पशंस मेड व्हाइल डेवलपिंग आयनिक पैकिंग थ्योरी। तो उसमें से कौन कौन से राइट हैं ये बताना है। तो कैट आयन एंड एनायन आर स्पेरिकल बट दीज स्पेयर्स आर नॉट हार्ड। तो ये गलत हो गया, स्पेयर जो होते हैं वो हार्ड स्पेयर कंसीडर किए गए थे हमारी थ्योरी में, ठीक है। और कैट आयन एंड एनायन आर ऑलवेज स्मॉल, कैट आयंस आर ऑलवेज स्मॉलर देन एनायंस। तो ये सही है, कैट आयन का साइज जो था वो एनायन से स्मॉल था, ये सही है। और अगला है, ईच कैट आयन वुड टेंड टू बी सराउंडेड बाई मैक्सिमम नंबर ऑफ एनायंस परमिटेड बाई जियोमेट्री। मतलब जितने भी कैटायन हैं, जितने भी कैटायन हैं वो मैक्सिमम नंबर ऑफ एनायन से सराउंड होंगे और जितने की ज्योमेट्री के हिसाब से परमिटेड होंगे, ज्योमेट्री के हिसाब से इजली पॉसिबल होंगे। तो ये सही है। और तो ये ऑप्शन तीसरा नंबर वाला ऑप्शन भी सही है। तो चौथे नंबर में क्या है, कैट आयन एंड एनायन डू नॉट टच ईच अदर। ये तो गलत है, कैट आयन और एनायन एक दूसरे को टच नहीं करते, ये गलत है। क्योंकि जो एनायन होते हैं वो मैक्सिमम जो कैटायन जो होता है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ एनायन को जितने पॉसिबल है ज्योमेट्री के हिसाब से उनको टच करने की कोशिश करता है, यही रूल था। तो इसमें दो और तीन दोनों सही हैं, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन देख लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ये याद कर लेना, ये मैंने ये पढ़ाया नहीं है, पढ़ाने वाली बात भी नहीं है, बहुत लंबा चलेगा, नहीं तो ये फिर सिरेमिक्स टॉपिक ग्लास पूरा पढ़ाओ, फिर उनके टाइप पढ़ाओ, तो ये सब पढ़ाने वाला टॉपिक नहीं है। एक क्वेश्चन है, देख लो एक बार, इसको तैयार कर लेना बस। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बेकिंग सोडा इज़ यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। और दूसरा है, क्विक लाइम इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। बेकिंग सोडा का यूज़ फायर एक्सटिंग्विशर में होता है और क्विक लाइम जो होता है उसका ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, एक क्वेश्चन है पॉलीमर का, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या था, मॉलिकुलर वेट ऑफ पॉलीमर मॉलिकुलर वेट ऑफ पॉलीमर अपन मॉलिकुलर वेट ऑफ मोनोमर। ये होता था, पढ़ाया था मैंने दूसरे लेक्चर में पॉलीमर के। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इज इक्वल टू मॉलिकुलर वेट ऑफ MP मॉलिकुलर वेट ऑफ पॉलीमर अपन मॉलिकुलर वेट ऑफ मोनोमर, ठीक है। तो अब इसी में से देखेंगे, ये द मॉलिक्यूल्स ऑफ, एक सेकेंड रुकना, मैं सारे निकल लूँ। द मॉलिक्यूल्स ऑफ स्टाइरिन C8H8 आर पॉलीमराइज्ड टू डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन 9000, ठीक है। तो ये डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन दे रखा है इसमें 9000। फाइंड द मॉलिकुलर वेट ऑफ पॉलीमर का मॉलिकुलर वेट चाहिए। तो मॉलिकुलर वेट स्टाइरिन का निकाल लेंगे, C8H8 करके, कार्बन का 12 होता है, तो 12 गुणे 8 कार्बन है, तो 12 गुणे 8 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 गुणे 8 करके 104 आ गया। तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इज इक्वल्स टू मॉलिकुलर वेट ऑफ पॉलीमर अपन मॉलिकुलर वेट ऑफ मोनोमर। तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन की जगह 9000 रख देना है, और मोनोमर जो होगा उसका C8 और C8H8 मोनोमर होगा, मॉलिक्यूल ऑफ स्टाइरिन है ना, और पॉलीमर स्टाइरिन से बन रहा है। तो ये मोनोमर का मॉलिकुलर वेट 104 हमने यहाँ निकाल लिया है, तो वो रख देंगे। और
मॉलिकुलर वेट ऑफ पॉलीमर निकल के आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना आ जाएगा मॉलिकुलर वेट ऑफ पॉलीमर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन से रिलेटेड एक। अब इसके बाद अब पढ़ लेंगे हम, डायरेक्ट जाएंगे मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन। दो मैकेनिज्म होती हैं, एक एडिशन पॉलीमराइजेशन और एक कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन के बारे में पहले पढ़ते हैं। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है, जैसे कि एथिलीन में हुआ था तो वो एडिशन पॉलीमराइजेशन से एथिलीन से पॉलीएथिलीन बने थे। तो इसमें क्या होता है, ये रिएक्शन एक बार मैं पढ़ा चुका हूँ एथिलीन में, जब हमने थर्मोप्लास्टिक मटेरियल पढ़ा था तो सबसे पहले एथिलीन ही पढ़ी थी, पॉलीथीन में एथिलीन ही पढ़ी थी। ठीक है, एथिलीन मोनोमर से पॉलीथीन बना था। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि देख लेते हैं कि एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है। तो इन दिस प्रोसेस ए लार्ज नंबर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल आर केमिकली एडेड टू इंक्रीज द एवरेज मॉलिकुलर साइज विदाउट एनी वेस्टेज। विदाउट एनी वेस्टेज मतलब इसमें कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं निकलता, मोनोमर सिंपली एक्टिव साइट की सहायता से जुड़ता जाता है बस। तो इसमें विदाउट एनी वेस्टेज, कोई भी वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, एक लाइन और है वो भी देख लेते हैं लास्ट में जो लिखी है। इसमें लास्ट में है द डबल बॉन्ड ऑफ कार्बन ब्रेक्स इन मोनोमर ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन। ये लास्ट लाइन में पढ़ रहा हूँ, इसमें वो नहीं लगा सकता मैं, लास्ट में है क्योंकि ये अंडरलाइन नहीं कर पा रहा तो मैं पढ़े दे रहा हूँ, लास्ट लाइन है बिल्कुल। डबल बॉन्ड ऑफ कार्बन ब्रेक्स इन मोनोमर्स ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन, ये हमें पता भी है। ठीक है, तो ये एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है जिसमें क्या होता है कि कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं निकलेगा। अब इसके बाद एडिशन पॉलीमराइजेशन के बाद अगला आता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन दूसरा पार्ट होता है द पॉलीमर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ टू आर मोर सिमिलर और डिफरेंट मोनोमर्स विथ द एलिमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइक एल्कोहल, अमोनिया, वाटर, HCl etc। मतलब इसमें क्या होता है कि जो मोनोमर होते हैं, दो या दो से अधिक मोनोमर जब आपस में रिएक्शन करके पॉलीमर बनाते हैं तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन जो प्रोसेस होती है इसमें बाई प्रोडक्ट निकल जाता है। मतलब कुछ प्रोडक्ट अलग से निकलता है पॉलीमर के अलावा। ये प्रोडक्ट जो हो सकते हैं वो हो सकते हैं एल्कोहल हो सकता है, या फिर अमोनिया हो सकता है, या वाटर, या फिर HCl etc इज टर्म्ड एज कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक है, तो इसी वजह से इसको कंडेंसेशन पॉलीमर हम बोलते हैं। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मोनोमर्स ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर आर, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं, मतलब जो मोनोमर जो कंडेंसेशन पॉलीमर देता है उसके कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं, दो लिखे हैं इस पर। दीज मोनोमर्स हैव फंक्शनल ग्रुप, मतलब इन मोनोमर में एक फंक्शनल ग्रुप जरूर होगा, जैसे कि OH एल्कोहल ग्रुप OH हो, या फिर COOH हो, या फिर NH2 हो, इंस्टेड ऑफ डबल बॉन्ड। मतलब डबल बॉन्ड के जगह पे यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ईच मोनोमर हैज़ एट लीस्ट 2 रिएक्टिव साइड्स व्हिच यूजुअली मीन्स 2 फंक्शनल ग्रुप। जितने भी मोनोमर होंगे उसके पास कम से कम 2 रिएक्टिव साइड होनी चाहिए। इसका मतलब 2 फंक्शनल ग्रुप होंगे उसके पास। ठीक है, ये होता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब इसके बाद इन दोनों का कंपैरिजन है वो भी देख लेते हैं जल्दी से। तो कंपैरिजन बिटवीन ये एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में कंपैरिजन है, तो देखते हैं। एडिशन में है पहला पॉइंट, इट डिमांड्स प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इन मोनोमर्स। मतलब इसमें जो मोनोमर होते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन में उस पर मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, या तो डबल बॉन्ड होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, ऐसा कुछ। जबकि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के जो मोनोमर होते हैं शुड हैव फंक्शनल ग्रुप, इसमें फंक्शनल ग्रुप होता है। देयर इज़ नो वेस्टेज ऑफ बाई प्रोडक्ट, मतलब इसमें कोई वेस्टेज या फिर बाई प्रोडक्ट नहीं निकलता है। एडिशन पॉलीमराइजेशन का पॉइंट है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या, देयर इज़ ए वेस्टेज और बाई प्रोडक्ट सच एज वाटर, एल्कोहल, या फिर HCl
इस तरह के बाई प्रोडक्ट या फिर वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं पॉलीमराइजेशन के द्वारा। और रिएक्शन इज़ फास्ट, एडिशन पॉलीमराइजेशन की जो रिएक्शन होती है वो फास्ट होती है, जबकि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जो होती है वो स्लो होती है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट चेन ग्रोथ इज एट वन एक्टिव सेंटर। ऐसा देखा जाता है कि जो एडिशन पॉलीमराइजेशन है उसमें जो चेन ग्रोथ होती है वो एक एक्टिव सेंटर की वजह से हो जाती है, जबकि इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट चेन ग्रोथ इज़ एट टू एक्टिव सेंटर्स, जबकि यहाँ पे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में टू एक्टिव सेंटर्स की वजह से चेन ग्रोथ होती है। पॉलीमर फॉर्म्ड थर्मोप्लास्टिक टाइप होते हैं। अब ये तो वही पॉइंट आ गया, थर्मोप्लास्टिक टाइप पॉलीमर होते हैं जो वो एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनते हैं, या फिर एडिशन पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म से जो पॉलीमर बनते हैं वो थर्मोप्लास्टिक टाइप होते हैं। और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से जो पॉलीमर फॉर्म्ड होते हैं वो थर्मोसेटिंग टाइप के होते हैं। ठीक है, अब एक नोट है वो देख लेते हैं। कोपॉलीमराइजेशन क्या होता है? पॉलीमराइजेशन होता है, कोपॉलीमराइजेशन इज आल्सो एडिशन पॉलीमराइजेशन, ये इसको भी एडिशन पॉलीमराइजेशन बोलते हैं, बट इसमें क्या होता है, बट इट टेक्स प्लेस बिटवीन टू आर मोर केमिकली डिफरेंट मोनोमर। मतलब इसमें जो मोनोमर होते हैं, दो या दो से अधिक जो भी मोनोमर होते हैं वो केमिकली डिफरेंट होते हैं। मतलब मोनोमर आपस में एक ही मोनोमर नहीं होता, जो भी मोनोमर होंगे वो आपस में डिफरेंट कंपाउंड से बने हुए होते हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ सेम टाइप ऑफ मर्स को मोनोमर, सच रिजल्ट पॉलीमर नेम्ड एज कोपॉलीमर। मतलब इसमें यही है कि जो मोनोमर होंगे वो डिफरेंट टाइप के केमिकल्स से बने होते हैं। बस यही अंतर है एडिशन पॉलीमराइजेशन कोपॉलीमराइजेशन में। अब अगला दो क्वेश्चन है इस पे रिलेटेड, फिर अगला टॉपिक आ जाएगा, तो अगला टॉपिक अगले लेक्चर में कर लेंगे। ये क्वेश्चन है, फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड आर पॉलीमराइज्ड टू रिजल्टेंट प्रोडक्ट बाय नोन एज। मतलब फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड जो पॉलीमराइज्ड प्रोडक्ट बनाते हैं उसको कहते हैं, तो हमने बताया था पीएफ बोलते थे। बैकेलाइड जो बनता है वो होता है फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड, इसके वो होते थे मोनोमर। ये पढ़ा था हमने, याद हो तो एक बार जाके पिछले लेक्चर से देख लेना, पॉलीमर का दूसरा लेक्चर है। ठीक है, द रीज़न फॉर लो रेट ऑफ प्लास्टिक रिक्रिस्टलाइजिंग आर स्क्रैप प्लास्टिक हैज़ लिटिल वैल्यू बिकॉज वर्जिन मटेरियल इज़ रादर चीप। ये हमें बताना है कि इसमें कौन कौन से सही हैं। ठीक है, तो रीज़न होता है लो रेट ऑफ प्लास्टिक रिसाइकलिंग, मतलब प्लास्टिक की रिसाइकलिंग क्यों नहीं लो रेट पे क्यों की जाती है, उसका कारण क्या है। स्क्रैप प्लास्टिक हैज़ लिटिल वैल्यू, मतलब जो प्लास्टिक ख़राब हो चुकी है उसकी लिटिल वैल्यू होती है। और वर्जिन मटेरियल, मतलब जो प्लास्टिक बनाने के लिए फ्रेश मटेरियल लगता है उसकी चीप वैल्यू होती है, सस्ती वैल्यू होती है। ये रीज़न है, तो ये सही है। ये भी एक रीज़न है। द लो डेंसिटी ऑफ प्लास्टिक लीड टू हाई शिपिंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट, ये भी एक रीज़न है। जो प्लास्टिक होती है उसकी डेंसिटी कम होती है, जिसकी वजह से वो जगह ज़्यादा घेरती है और उसको ट्रांसपोर्ट करने में शिपिंग कॉस्ट उसकी ज़्यादा होती है। इसी वजह से वेस्ट को ले आने में बहुत खर्च लगता है। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है। और रिसाइकलिंग लीड टू वेरी सीवर पब्लिक हेल्थ हैज़र्ड विच आर, अब तो ये तो गलत है। मतलब रिसाइकलिंग से इतना कोई पब्लिक हेल्थ हैज़र्ड नहीं होता अगर वो सही जगह पे करी जाए तो सही तरीके से। तो इसमें पहला और दूसरा रीज़न जो है वो सही होंगे। ठीक है, तो बस ये लेक्चर यहीं तक है।